हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। और यहाँ हम इस एक्ट को उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड इसके साथ में हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे ताकि आप जान पाए कि आप इस टॉपिक को कितना अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। Yes, the Contract Act 1872 defines as an agreement enforceable by law is a contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां किसी एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सके तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होता है। यस, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल में है हमारे पास दो पार्टीज जिसमें है एक मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। तो यहाँ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एक ऑफर देता है, उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि क्या आप मेरी वॉच को 2000 रुपीज़ में खरीदना चाहोगे। तो वाई यहाँ पर उसकी वॉच को खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देता है और बोलता है यस, मैं इस वॉच को 2000 रुपीज़ में खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों पार्टी है उनके बीच में क्या हुआ, एक्स ने यहाँ पर ऑफर दिया और वाई ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। जब हमारे पास ऑफर होता है और उसकी एक्सेप्टेंस भी होती है तो वो मिलकर क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और जब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और ये कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ हम बात कर रहे थे 2000 रुपीज़ की एंड वॉच की। मतलब यहाँ पर एक्स कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, वो वॉच दे रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है। और वाई क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है और वॉच ले रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न समथिंग, मीन्स कुछ के बदले कुछ। एक्स कुछ दे रहा है तो कुछ ले रहा है, बिल्कुल उसी तरह वाई कुछ दे रहा है और कुछ ले रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन। तो यहाँ प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन जब जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और जब इस एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, मीन्स अगर यहाँ पर इन दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टीज अपने एग्रीमेंट को फुलफिल करने से मना कर देती है तो हम उसके खिलाफ लो कानून का यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कोर्ट में जाया जा सकता है और उसके खिलाफ यहाँ पर केस भी दायर किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ इन्फोर्सेबिलिटी है और इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें क्या मिलती है। एवरी प्रॉमिस और एंड ऑल सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें कंसिडरेशन आ जाता है हर एक पार्टी के लिए तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाए। क्लियर। फिर है इन्फोर्सेबिलिटी। तो इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, एन एग्रीमेंट टू मैच्योर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना जरूरी है। मीन्स उसके अंगेज्ड कोर्ट में केस किया जा सके, मीन्स कानून का यूज किया जा सके, उससे उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सके। तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी। क्लियर। यहाँ पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट लिखे हैं मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। तो ये कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 10 स्टेट्स कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई अवेल नहीं होता है उस एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑफर। मीन्स यहाँ पर कोई पर्सन होना चाहिए, जैसा हमने देखा मिस्टर एक्स, और वो क्या करे, ऑफर करे। एंड सेकंड पार्टी मीन्स सेकंड पर्सन भी होना ज़रूरी है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, तभी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। सेकंड वन है लीगल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को खाने पर बुलाते हैं और ये दोनों हैं फ्रेंड। और वाई खाने पर आने से मना कर देता है। पहले वो एक्सेप्ट करता है बट किसी रीज़न की वजह से वो बाद में मना कर देता है। और एक्स ने सभी प्रिपरेशन करके रखी होती है, खाना मंगवा रखा होता है। तो एक्स को आता है गुस्सा। और क्या अब एक्स वाई के अंगेंस्ट जाएगा कोर्ट में और कोर्ट में केस करेगा कि वाई की वजह से मुझे लॉस हुआ है, वाई खाने पर नहीं आया और मेरी वेस्टेज हो गई है।
तो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था वो लीगल नहीं था, वो सोशल रिलेशनशिप था, या हम बोल सकते हैं वो सोशल एग्रीमेंट था। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो हमारे एग्रीमेंट सोशल होते हैं या डोमेस्टिक होते हैं, वहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है जो कि सोशल हो, और वहाँ पर क्लियरली बता दिया जाएगा कि अगर आपने ये बात नहीं मानी या ऐसा नहीं होता है, एग्रीमेंट किसी रीज़न की वजह से फुलफिल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर कोर्ट में जाया जा सकता है। अगर स्पेशली वहाँ पर मेंशन किया जाएगा तभी वो लीगल रिलेशनशिप कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं वे ही जनरली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। यहाँ पर बात की जा रही है पार्टीज की कंपिटेंसी की। इसको हम समझते हैं कि पार्टी की कैपेसिटी मीन्स कौन ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर एग्रीमेंट कर सकता है, उसके बाद फिर तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ पर पार्टीज की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करते हैं एक माइनर की, मीन्स माइनर कौन होता है, जिसने 18 ईयर की एज को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब जो 18 साल का नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, माइनर। और वो पर्सन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। क्लियर। तो अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो माइनर है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट कि क्या 18 ईयर ओल्ड ही यहाँ पर माइनर होता है, मीन्स 18 से बिलो माइनर होता है, या उसके बाद भी कोई माइनर हो सकता है। तो एक कंडीशन आती है 21 ईयर की। वो क्या है, अगर मान लेते हैं ऐसा माइनर है जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास है या कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए गार्जियन के पास है, तो वो 21 ईयर की एज तक माइनर माना जाता है। वैसे 18 साल होती है, लेकिन अगर कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी है, मीन्स कोर्ट की देखरेख में है, और या किसी गार्जियन को अपॉइंट किया हुआ है कोर्ट ने, तो वो 21 ईयर तक माना जाएगा माइनर। ठीक है। तो माइनर के साथ में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। सेकंड है यहाँ पे ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिसके सोचने समझने की शक्ति सही नहीं है, मीन्स वो समझ नहीं पा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा होता है, या कैसे हो रहा है, या किसके साथ हो रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर उन्हें समझने के लायक नहीं है तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है अ पर्सन एक्सप्रेसली डिक्लेयर डिसक्वालीफाइड टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ, मतलब किसी भी लॉ के अंडर अगर उसे डिसक्वालीफाई कहा गया है किसी भी पर्सन को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर। तो ये कुछ हमें बताए गए हैं पॉइंट्स की जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अगर हम इनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वैलिड ना होकर वॉइड हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है फ्री कंसेंट, मतलब किसी भी पर्सन के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो कंसेंट है, मीन्स उसकी जो एक्सेप्टेंस है, वो फ्री होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट पर हम बोलते हैं कि बोलो आपको ये वॉच लेनी है, अगर आपने नहीं ली तो हम आपको गोली मार देंगे, ऐसा नहीं। तो मतलब वहाँ पर डरा धमकाकर किसी भी फोर्सफुली उसको वहाँ पर राजी ना किया गया हो, उसकी एक्सेप्टेंस ना ली गई हो। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाले गए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, कोएर्जन के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक। तो ये 5 पॉइंट है, अगर ये रहते हैं वहाँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस ऑब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब किसी के मर्डर के लिए, किडनैपिंग के लिए अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बोला जाता है कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में ही रखने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है या फिर कहीं पर लीगल रिलेशनशिप या फिर कोर्ट में केस क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पर अगर रिटर्न में होगा तो ईजी रहता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए राइटिंग बोला जाता है। ठीक है।
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी जिस भी टर्म के लिए हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पर एक बीएफ अपनी जीएफ को बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो यहाँ पर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता है। मतलब ऐसा काम होना चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी हो। मीन्स अगर एक पर्सन ऐसा बोल देता है दूसरे को कि मैं किसी मरे हुए पर्सन को जिंदा करके दिखा सकता हूँ, आप मुझे उसके बदले में 5 करोड़ रुपीस दे देना, तो ऐसा कोई जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, यहाँ हमने एग्जांपल लिया है एक्स एंड वाई का। जो क्या कर रहे हैं, अपनी वॉच दे रहा है एक्स और वाई क्या कर रहा है, 2000 रुपीज़ दे रहा है। तो जो 2000 रुपीज़ एंड वॉच है, ये क्या है, कंसिडरेशन है जो कि लॉफुल है। मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है जो इलीगल हो या लॉ की नज़रों में जो गलत हो। लाइक अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि एक्स ने बोला कि मैं आपको वॉच बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में आप मुझे कोई ड्रग्स दे देना या कोई ऐसी चीज़ दे देना जो हम मानते हैं कि लॉ की नज़रों में वो इलीगल है, तो वहाँ पर जो इनके बीच में कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल होना चाहिए। मीन्स इलीगल या फिर अनलॉफुल ना हो, ठीक है, ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ कुछ मैंने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग दिया है कि ऑफर एंड प्रपोजल की डेफिनेशन किस सेक्शन में आती है, तो वो आती है सेक्शन 2A में। एक्सेप्टेंस की कहाँ आती है, सेक्शन 2B में। एग्रीमेंट की 2E में। एंड कॉन्ट्रैक्ट की कहाँ आती है, सेक्शन 2H में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इन्हें दिया है। वैसे तो काफ़ी हैं बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट की कहाँ है, सेक्शन 14 में। लॉफुल ऑब्जेक्ट की कहाँ है, सेक्शन 23 में। एंड कॉम्पिटेंट पार्टीज की कहाँ है, सेक्शन 11 में। इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे ताकि ये हमें याद रहें। यहाँ पर अब स्टार्ट होते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन। तो ये क्या होता है, अभी हमने देखा कोई भी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिस जहाँ कंसिडरेशन भी आ जाता है तो वो क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाइड सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है वो किस सेक्शन के अंडर आती है, तो वो आती है सेक्शन 2H। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी एग्रीमेंट जिसे लॉ से इन्फोर्स करवाया जा सके तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ बोला गया है कि जो सभी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि जो एग्रीमेंट है उसमें अगर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होती है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट में सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कि सभी के सभी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भी है और इन्फोर्सेबिलिटी भी है। बट एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर। यहाँ पर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट वाइडर कंसेप्ट है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर कंसेप्ट है। इसको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि एग्रीमेंट वाइडर कंसेप्ट है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर कंसेप्ट है। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारी इनकरेक्ट टर्म है वो क्या है, बी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वन है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। मतलब जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ये बिल्कुल करेक्ट है, सेक्शन 2 में है। नेक्स्ट है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज। मतलब एग्रीमेंट में क्या प्लस हो रहा है यहाँ पर, इन्फोर्सेबिलिटी, तो ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी। मतलब कोई भी एक्सेप्टेंस अगर वैलिड हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, कि वो कैसी हो, क्या वो पार्शियल होनी चाहिए या फिर क्वालिफाइड होनी चाहिए।
या एब्सोल्यूट हो या अनक्वालिफाइड हो। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आंसर है बी, एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड भी होनी चाहिए। यस, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कुछ कंडीशंस के साथ होगी। आप यहाँ पर देख चुके हैं कि एक्स और वाई है, तो जो दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे थे और एक्सेप्टेंस दे रहे थे, तो क्या कोई कंडीशन थी? यस, जब भी कोई एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो क्वालिफाइड का मतलब होता है कि वो कुछ कंडीशंस के साथ में ही अप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं होगा, और वो पार्शियल भी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अनक्वालिफाइड। मुझे पता है क्वालिफाइड को लेकर अनक्वालिफाइड को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइड का मतलब होता है कुछ कंडीशंस के साथ। बट यहाँ पर हमें पता है जो एक्सेप्टेंस होती है वो बिना किसी कंडीशन की होती है और एब्सोल्यूट होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट। मतलब किसी भी ऑफर को वैलिड बनाने के लिए क्या होना ज़रूरी है? जो यहाँ ऑप्शन है उनमें से एक फॉल्स है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ लास्ट से देखते हैं, बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हिम इट इज मेड। मतलब जो कम्युनिकेशन की जा रही है, मीन्स यहाँ पर हम ऑफर दे रहे हैं, तो वो ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए उस पर्सन को, मीन्स उस पर्सन को बताना ज़रूरी है जिसको हम ऑफर दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगियस टर्म्स। मतलब जो टर्म्स हैं वहाँ पर क्लियर बताई हुई होनी चाहिए, वो वैग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए। मीन्स मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स बोलता है कि आप मेरी वॉच को 2000 या फिर 3000 में खरीद लेना, तो यहाँ पर या वर्ड आ गया है, 2000 या 3000, कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो ये ऑफर नहीं बनता है। तो यहाँ पर बात की गई है सर्टेन होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब ये दोनों फ्रेंड्स हैं और खाने पर जाते हैं, तो ऐसा कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ बात की जा रही है कि इनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट हो, ऐसा ऑफर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास, ये बिल्कुल करेक्ट है तीनों हमारे, बी सी एंड डी। तो फर्स्ट वन की बात आती है, यही इनकरेक्ट है। तो ये क्या कहता है, कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लाइज ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसे समझाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि जो एक्स है वो वाई को बोलता है कि अगर आपने 2 दिन के अंदर मुझे आंसर नहीं दिया कि आप मेरी वॉच को 2000 रुपीज़ में खरीदना चाहते हैं या नहीं, तो मैं मान लूंगा कि आप उसको लेना चाहते हैं। मीन्स मैं वहां पर आपकी एक्सेप्टेंस मान लूंगा। तो यहाँ पर एक्स ने क्या किया है, एक टर्म डाल दी है, कंटेन ए टर्म की एक टर्म डाल दी है कि अगर आपने 2 दिन के अंदर मुझे आंसर नहीं दिया, नॉन कंप्लाइंस नहीं दिया आंसर, तो मैं मान लूंगा कि आपकी एक्सेप्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ऑफर नहीं होता है, ऑफर तो बिना किसी कंडीशन के डायरेक्ट होता है। तो मान लेना ऐसा कोई ऑफर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट या फॉल्स था वो क्या था, ए। क्लियर। नेक्स्ट है, ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट्स वाई टू डिनर एट हिज हाउस ऑन अ संडे। वाई हायर्स अ टैक्सी एंड रीचेज एक्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम बट एक्स फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। यहाँ पर एक्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। कैन वाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स। क्या वाई अपने डैमेजेस को कवर करवा पाएगा एक्स से? तो यहाँ पर जो कॉफ़ी पर बुलाया गया था रेस्टोरेंट में, तो जो इनके बीच में रिलेशनशिप था वो लीगल नहीं था। ठीक है, ये डिनर के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में वो कमर्शियल नहीं है, वो लीगल नहीं है। तो क्या यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केस या फिर डैमेजेस को कवर करवाया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा नो, एज द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। क्लियर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या है, अभी हम पढ़कर आए हैं, ऑफर में क्या होता है, प्लस एक्सेप्टेंस होती है, और ऑफर में एक्सेप्टेंस जब जुड़ जाती है तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो वो क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, और जब एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी आती है तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये हमारी क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। क्लियर। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में कुछ और एग्रीमेंट भी डाला जाए,
ठीक है, तो इन्फोर्सेबिलिटी डाली जाए तो कुछ और डालकर भी सीक्वेंस पूछी जा सकती है, तो हमें पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इन कमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट्स द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज, मतलब जब भी कभी कमर्शियल या फिर बिजनेस एग्रीमेंट हो रहे हैं तो जो पार्टीज की इंटेंशन होगी वो कैसी होगी, लीगल रिलेशनशिप की होगी। तो वो कैसे पता चलेगा, क्या वो परज्यूम्ड की जाएगी, परज्यूम्ड टू एग्जिस्ट, टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, क्या उसको लिखकर बताना होगा, नॉट रिलीवेंट और ऑल, नॉट एप्लीकेबल। तो वहाँ पर कुछ और नहीं चलता है, मीन्स उसको लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, मान लिया जाता है, मीन्स वहाँ पर अजप्शन रहती है, वहाँ पर परज्यूम्ड होता है कि वहाँ लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। क्लियर। नेक्स्ट है, एन ऑफर इज रिवोक्ड, एक ऑफर रिवोक्ड कब होता है, मीन्स कैंसिल कब माना जाता है, बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, मतलब प्रपोजर की डेथ हो जाए, या बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि आप मेरी वॉच को 2000 रुपीज़ में खरीदोगे, तो यहाँ पर वाई बोलता है कि मुझे आपकी वॉच 1500 रुपीज़ में चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है, एक्स ने ऑफर किया है और वाई ने भी रिटर्न में ऑफर ही भेज दिया है, तो इसको बोलते हैं हम काउंटर ऑफर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय रिजेक्टिंग ऑफर, कि एक्स ने जब पूछा वाई से कि क्या 2000 में लोगे मेरी वॉच, तो वाई ने क्या बोला, डायरेक्टली उसे मना कर दिया कि नहीं 2000 की वॉच मैं नहीं लूंगा, मुझे महंगी लगती है। तो यहाँ पर या तो रिजेक्ट हो जाए ऑफर, या फिर काउंटर ऑफर हो, या फिर डेथ ही हो जाए प्रपोजर की, तो जो ऑफर है वो रिवोक्ड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।